GTV में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और इस हुकूमत के गिराने का या हिलने का या गिरने का सबसे बड़ा सबब महंगाई ही बताया जाता था। अब जबकि शरीफ हुकूमत के 6 से ज़ायद हफ्ते हो गए हैं, कोई ऐसा शोबा नहीं जो महंगाई से जो है मुबर्रा हो। पेट्रोल की कीमतें 30 रुपये बढ़ गईं। गैस का ये हाल है कि बिल्कुल वो तो कहते हैं दिवालिया होने वाला है। डॉलर तो अपनी जगह है ही, आटा भी अपनी जगह बड़ा है। और सबसे बढ़कर ये कि बहरहाल मैं इसको दादी दूंगा हमारे सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब को कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि अब सब्सिडी नहीं देंगे और सब्सिडी देने की हुकूमती ताकत इतनी महदूद हो गई है कि जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब का जब आज ये बयान आया है तो साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे तुर्की का भी हुआ और आधे आधे पेज के जब इश्तहार छपे तो मैं देख रहा था बड़े बड़े दिलचस्प उसमें कमेंट्स थे यही कि कम से कम अगर ये इश्तहार करोड़ों रुपए के अखबारों को नहीं देते तो जहर खाने के ज़रूर पैसे होते आपके पास। तो ये ज़रा मजाक लेकिन बड़ा एतराफ़ है। मेरे साथ डॉक्टर मुमताज़ माहिर मीशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब हैं। डॉक्टर साहब पहली हुकूमत को भी वार्निंग देते रहे, कहते रहे कि गवर्नर क्या कर रहा है पॉलिसियों में, लेकिन कौन वो जो कहते हैं कौन सुनता है फ़ुआन दरवेश। मुझे नहीं इल्म के अब डॉक्टर साहब जो कुछ कह रहे हैं उनकी सुनी जा रही है या नहीं। डॉक्टर साहब एक तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे इल्म है कि आप बड़े मसरूफ़ होते हैं। पास की हुकूमत ने भी नहीं सुना। मुझे नहीं इल्म के अब इतना बड़ा एतराफ़ भी जब कर ले उनके हुकूमत मैनेजर के जहर खाने को पैसे नहीं है, पेट्रोल 30 रुपये जिस शोबे में चले जाएँ। और इनका बुनियादी कहना यह है कि माजी की हुकूमत बारूदी सुरंग बिछा गई है जिसके नतीजे निकले हैं। जी डॉक्टर साहब। जी मलिक साहब, ये सियासी बयानात हैं। मैं कोई सियासी आदमी तो नहीं हूँ। हम हमेशा पाकिस्तान कौम का एक मिजाज हो गया है वो बैक मिरर देख के गाड़ी चलाते हैं। हालांकि सामने इतना बड़ा शीशा होता है उसको देख के गाड़ी नहीं चलाते हैं। वो छोटे वाले शीशे जो बैक मिरर होता है ना, वो माजी 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 करते रहते हैं। तो ये एक डिफिटिस्ट अप्रोच है। जब आप आते हैं तो आपके सोने के क्या कहते हैं बिस्तर पे सिर्फ सोने के लिए नहीं आते हैं, आपको चैलेंज के साथ आप चार्ज लेते हैं। तो फिर ये नहीं कहना कि माजी के लोगों ने मेरे लिए तो कांटे बिछा दिए थे। तो आप क्या चाहते थे कि बिल्कुल आपके लिए बेहतरीन सा बिस्तर बिछा जाए, वो हट जाए और आप आ जाएं। ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता है। जब आप पावर में आते हैं अल्लाह ताला आपको मौका देता है कि आप इस मुल्क के मसाइल को हल करें, तो आप तो मसाइल के साथ आएंगे। तो ये कहना कि ये सारे वो बिछा दिए गए थे तो सारी दुनिया में हर हुकूमत को बारूदी सुरंग मिलती है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत सारे बारूदी सुरंग छोड़ के नहीं गए थे जो बाइडेन के लिए? तो आके हुए अपना काम कर रहे होते हैं। ये थोड़ी कहता है कि माजी ने ये कर दिया, माजी में ये हो गया, माजी ने वो तवाई फेरी है। सब करते हैं इसी तरीके से। तो इसलिए ये चीज़ें अब हट जानी चाहिए। इस रविश से हमें बचना चाहिए। आगे जब आपको अल्लाह ने मौका दिया है आप काम करें, आप आवाम के लिए काम करें, इस मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए इकदाम करें। नहीं लेकिन डॉक्टर साहब ये तो हकीकत है ना कि ये जो गैस का है, डॉक्टर जैसे गैस का है कि जैसे गैस का है 161 बिलियन, आज तो कह रहे हैं कि ये कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। पेट्रोल का है, डॉलर का है, यानी ये जो पास की हुकूमत बेतहाशा कर्जे लेती रही, रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वो इस सबब ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें हम कैसे दुरुस्त करें। और IMF पे भी वो ऐसी शराइत मान के गए हैं कि जिन्हें हम बदल नहीं सकते। IMF पे डाल रहे हैं, शौकत तरीन पे डाल रहे हैं। डॉक्टर साहब ये सब बकवास बातें हैं। अच्छा, फजूल बातें। देखिए मुझसे आप ये सवाल ना करें कि सियासतदान क्या कह रहे हैं। उनका काम है कहना, उनको कहने दें। आप मुझसे सवाल करें जो कुछ करना है आपने। मुझे ये हवाला ना दें कि फला सेनेटर ने ये कह दिया है, फला सेनेटर ने ये कहा है, क्योंकि मैं किसी को मैं आपको फिर मैं ये डायरेक्ट सवाल ये कर देता हूं कि हालात इस नहज पर आ गए। मैं तो नहीं आया हूं, मैं बात करने आया हूं। मुझसे सवाल करें क्या चैलेंज है, क्या करना चाहिए। मैं आप पर बराह रास्त ये सवाल कर सकता हूं कि जिस नहज पर पेट्रोल की कीमत चली गई है, गैस का नायाब है, बिजली चली गई है, सब कुछ हो गई है, क्या इनमें बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है? और वो कौन से इकदाम हो जिससे बेहतर हों? क्योंकि IMF से आप पहले भी कहते रहे, वो तो बात नहीं मानी उन्होंने।
उन्होंने IMF के पास गए, उन्होंने शराइत दी, आपने मानी, फिर क्या करें? देखिए बात यह है ना कि जब हम IMF में चले गए, पहले तो जाना नहीं चाहिए था, मैं बहुत मना करता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जो मैं कहता रहा कि ये तबाही है, बर्बादी है, बार बार मैं एक लफ्ज़ कहता था कि जो भी हुकूमत IMF में जाती है वो ज़ख्मों से चूर चूर होती है। अब कौम खुद देखे कि क्या पाकिस्तान की मईशत ज़ख्मों से चूर चूर है या नहीं है। यही तो मैं बताना चाहता था उस वक्त की हुकूमत को कि आप मेरी आंख से पाकिस्तान की मईशत को देखें, आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सब ने उस वक्त आंख बंद करके रखी थी। लेकिन जब चले गए हैं तो इस राह में कांटे हैं, आपको गुजरना पड़ेगा जब तक कि ये IMF का प्रोग्राम सितंबर 2022 तक है। जब आपने जो भी एग्रीमेंट किया है आपको निभाना पड़ेगा, बिल्कुल आपको निभाना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा काम। दूसरी चीज़ ये है कि तेल की कीमतें दुनिया में बढ़ रही हैं, तो आप कब तक सस्ता महंगा तेल खरीद कर सस्ता आप लोगों को बेचते रहेंगे? देखिए ना इस वक्त जो है तो पॉपुलर बात है ना, सियासी बात होती है ना कि पेट्रोल की बात आप रोकते हैं, डॉलर रोकते हैं, फिर सियासत आ जाती है। वो इसलिए रोकते हैं कि पॉपुलर बात नहीं होती ना कीमतें बढ़ाना, और वो लोग तस्लीम नहीं करते, तो इसमें आ गई ना पॉलिटिक्स। नहीं देखिए बात यह है कि एक चीज़ आप महंगी खरीद रहे हैं दुनिया से, आप खुद तो तेल नहीं पैदा करते हैं ना, आप दुनिया से खरीदते हैं, तो महंगे खरीद के सस्ते दामों में कब तक बेचेंगे आप? आपकी जेब में इजाज़त देती है? जेब इजाज़त नहीं देगी अब आपको, तो आपको करना पड़ेगा। सारी दुनिया में क्या अमेरिका में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं? वहाँ भी जो है $5 बैरल गैलन जो है वहाँ पर भी हो गया, जो आज से चंद महीनों पहले तक इससे कहीं कम था, आधे से कम था। तो दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, पास ऑन हो रहा है, इसके दुनिया में इसके असरात पड़ रहे हैं, हम पे भी पड़ेंगे। अब हम महंगी चीज़ खरीद कर सस्ते दामों में बेचना जो है बहुत अरसे तक ये नामुमकिन हो गया है, क्योंकि आपका बजट आपको इजाज़त नहीं देगा। आप कर्ज लेकर बोरो करके आप इस किस्म की सब्सिडी तो नहीं दे सकते हैं। तो आपको महंगा, आपको अगर कीमतें बढ़ानी है तो बिल्कुल बढ़ाएंगे, लेकिन ये ना भूलें कि दुनिया में जो तेल की कीमतें जो है आज जिस सतह पे थी वो 2014 जून से पहले वहीं खड़ी थी। 108-110 डॉलर बैरल था उस वक्त, और लेकिन एक्सचेंज रेट हमारा 100 रुपए के करीब था। आज तबाही एक्सचेंज रेट ने पहुंचाई है कि 200 से ऊपर जो चला गया है। तेल की कीमत मोर और लेस वहीं पर है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है यूक्रेन रशिया के क्राइसिस की वजह से, लेकिन तबाही जो मच रही है वो हमारे एक्सचेंज रेट की वजह से हुई है, जिसको मैं रज़ा बाकर इफेक्ट कहता हूँ। रज़ा बाकर इफेक्ट। मैं क्यों चीखता रहा, क्यों बोलता रहा इस शख्स के बारे में कि ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर रहा है, लेकिन सब ने कान बंद किए हुए थे। आज भुगते हैं, वो सब भुगते हैं जो मेरी बात पे जिन्होंने अमल नहीं किया था, जो मेरी बात पे जिन्होंने तवज्जो नहीं दिया था, आज सबको भुगतना होगा रज़ा बाकर इफेक्ट। लेकिन डॉक्टर साहब भुगत तो आवाम रहे, मतलब असल वजह ये आप जो कहते हैं ना कि कीमतें बढ़ेंगी तो आपको कीमतें बढ़ेंगी तो गरीब और मेहनत को जो मिडिल क्लास पे डाल देते हैं ना, सब भुगतेंगे। नहीं, अवाम तो गरीब है बेचारा, वो तो कुछ नहीं कर सकता। उन पर मुंतकिल कर रहे हैं ना, वो जिनके पास ब्लैक मनी है, जो अशराफिया है, उस पर तो फर्क नहीं पड़ रहा। वो जो कीमतें बरकरार रखते हैं उसका सबब यह है कि उसका बोझ तो पड़ना है, जब पहले ही 40% गालिबन लोग $1 से कम कमाते हैं, तो इसलिए वो रोकते हैं कि कीमतें ना बढ़ाएं। भुगतते आवाम है ना। जिन लोगों ने मेरी बात को अमल नहीं किया, मेरी बातों पे तवज्जो नहीं दी है, आज उनके लिए ये लेसन है। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ। ये तेल की कीमतें आज के बाद और बढ़ेंगी। आज $121 है, ये $130-140 पे पहुंचने वाला है बहुत जल्द। कब तक रोके रखेंगे आप? प्लस आप गंदम की तरफ तवज्जो दें। गंदम इस मुल्क में 160 रुपए, 140 रुपए, 150 रुपए आटा आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 140-50 रुपए केजी। मैं अभी से वार्न कर रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ उन लोगों को जो मेरी बातों पे कभी तवज्जो नहीं देते हैं और बाद में मुसीबत में पहुँचते हैं, हंसते हैं, उनके लिए है कि आज मेरी बात पे तवज्जो दो, क्योंकि आप गंदम का बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, और ये क्राइसिस एंड अक्टूबर या एंड नवंबर तक ये आ जाएगा इस मुल्क में। उस वक्त क्या करेंगे? हम 5 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। जेब में पैसे हैं 5 मिलियन गंदम इंपोर्ट करने के लिए?
500 $550 तो आज की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में। बांग्लादेश ने 50,000 टन गंदम इंपोर्ट करने के लिए टेंडर किया, एक ही सिर्फ टेंडर इसको मिला। एक कंपनी ने कहा कि मैं आपको बेचूंगा, बस एक ही कंपनी था, उसने कहा कि $548 पर टन पे आपको बेचूंगा। बांग्लादेश ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था। आज तस्वर करें कि अगर हम जाएंगे 5 मिलियन इंपोर्ट करने के लिए, कहाँ से गंदम मिलेगा? मार्केट में अवेलेबल नहीं है गंदम। तो क़यामत बर्पा होगा और होने वाला है। तवज्जो इसकी तरफ दें। ये सैर व तफरी जो है, मैं प्राइम मिनिस्टर से कहता हूँ, इतने बड़े बड़े डेलीगेशन को लेकर जाकर सैर व तफरी से बचें, ये डॉलर बचाएं, ये काम आएगा मुल्क के लिए ये डॉलर। अच्छा डॉक्टर, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? ये जो गवर्नर हाउस, अब मेरे ख्याल 52 रुकनी काबीना, उनकी फिर फौज फरमौज, फिर चारों सूबे, यानी इनके तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वही सब कुछ दौरे आप जो कह रहे हैं, वही सिफारतखाने हमारे जो बड़े बड़े मौजूद हैं। आम लोगों के जहनों में ये भी सवाल आता है क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं 10% है ये खर्च सिर्फ। देखिए, फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को पड़ेगा, खासकर गरीब और मिडिल इनकम जो तबका है उनको पड़ेगा। अमीरों को कुछ नहीं होता है, उनको तो पता भी नहीं होगा कि आटे और दावल और चाल की कीमत कहाँ पहुँची है, उनको नहीं फर्क पड़ेगा। आम आदमी को पड़ेगा, जो गरीब आदमी है वो मर जाएगा, उसको बचाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पैसे बचाएं, पैसे बचाएं, सफर पे पाबंदी लगाएं। बांग्लादेश ने कर दिया है। मतलब खुद सोचे कि अगर बांग्लादेश पाबंदी लगा सकता है लोगों के अपने सरकारी विजिट को, बाहर जाने के लिए, अपने वजीरों को इजाजत नहीं है उनके बाहर जाने के लिए, तो क्या हम नहीं कर सकते? यार दुनिया से तो सीखो कि दुनिया कैसे इस वक्त अपने आप को एडजस्ट कर रही है आने वाले क्राइसिस से। हम अभी तक उसी सैर तफरीह में लगे पड़े। ये गेम चेंजर क्यों साबित नहीं हुआ? जो हम कहते थे $54 बिलियन जब सिपेक से आएगा हमारे यहाँ, वो गेम चेंजर साबित होगा। 2014 से 6 साल हो गए, उसका कोई इम्पैक्ट तो नज़र नहीं आ रहा। फिर सॉरी टू से, मैं उस तरह क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता कि पॉलिटिकल मानों में, लेकिन इकोनॉमिक उसके बेनिफिट हुए कि नीचे तक? मैं चाइना बहुत जाता रहता हूँ, तो चाइनीज़ हमेशा हमें कहते रहे कि आप लोग बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एशिया में 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक है ईस्ट एशियन, जो डूअर्स हैं, टॉकर्स नहीं है। साउथ एशियन टॉकर्स हैं, डूअर्स नहीं है। इसीलिए आपको फर्क नज़र आएगा साउथ एशिया में और ईस्ट एशिया में। वो लोग चुपके से काम करते हैं, खामोश सर झुका के काम करते हैं। हमने चाइना के साथ मिलते ही जो गेम चेंजर, फेट चेंजर का नारा लगाना शुरू कर दिया, किया कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को अपने पीछे लगा लिया हमने उस गेम चेंजर और फेट चेंजर ने। फिर नतीजा क्या हुआ? चाइना को फ्रस्ट्रेट करना शुरू किया, करते 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 आज इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि वो सब सिपक शिपक मेरे नज़दीक ख़त्म हो चुका है, सब खत्म हो गया कि तो डॉक्टर साहब बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ये भूल जाए आप गेम चेंजर और फेट चेंजर। तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करते हुए झिझकते हैं हम लोग, लेकिन क्या असरात वहाँ हैं, उस तरफ जाएंगे? देखिए, मैं अभी तक तो हम नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे जो चाल चलन इसी तरीके से रहे, लैक ऑफ सीरियसनेस है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार डॉलर बचाओ, डॉलर कमा तो रहे हो तुम, एक्सपोर्ट की शक्ल में कमा रहे हो, रेमिटेंस की शक्ल में कमा रहे हो, लेकिन लीकेजेस भी बहुत तुम्हारे डॉलर में है। मतलब यह है कि बाहर से इंपोर्ट जो है वो बुरी तरीके से हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसको कर्व करें। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि आप $150 बिलियन ऑन एवरेज पर मंथ आप सफ़र में खर्च कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी जो विजिट करते हैं बाहर जाकर, सारे फॉरेन एयरलाइन से ट्रेवल करते हैं, क्योंकि PIA हो गया ख़त्म। हम तो टिकट तो रुपये में ख़रीदते हैं यहाँ पर, लेकिन जो कंपनी है, जो एयरलाइन है, वो डॉलर यहाँ से लेके जाती है मुल्क से, तो मुल्क से डॉलर आपका जाता है, कितना जाता है? 150 मिलियन महीने का। फिर जब हमारे पाकिस्तानी जाते हैं और क्रेडिट कार्ड से वहाँ होटल के बिल पे करते हैं, जो शॉपिंग करते हैं उसके बिल भी जो पे करते हैं,
वो डॉलर कहाँ से जाता है? वहाँ तो आप पेमेंट कर देते हैं, पाकिस्तान से डॉलर जाता है। तो ये जो 28 डॉलर को 88 डॉलर को ओके मेक ट्रैवल सो एक्सपेंसिव कि लोग 10 दफा सोचे बाहर विजिट करने के लिए। ये जो 88 अशिया की इन्होंने इंपोर्ट कम की है, 88 अशिया की कह रहे थे हमने इंपोर्ट कम की है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम तो खैर कुत्ते बिल्लियों की शायद खाना भी मंगवा रहे थे बाहर से। ये बहुत ही हाफ हार्टेड, बिल्कुल नॉन सीरियस एक अटेम्प्ट किया गया है। आप देखें कि बल्क ऑफ आइटम तो वो है जो $500,000 जिसके महीने के इंपोर्ट है। अब $500,000 महीने के इंपोर्ट से आप क्या इंपोर्ट को कम करेंगे? जो इंपोर्ट आपका 70 बिलियन को पहुंच रहा है उसको कैसे कम करेंगे आप? तो ये सीरियस काम करने की ज़रूरत थी, सीरियस एफर्ट करके एक कमेटी बना देते जो आइडेंटिफाई करते कि कौन से फास्ट मूविंग है और हाई वैल्यू है और नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है, इनको पाबंदी ये कहते हैं हमें थोड़ा वक्त दें, एफर्ट करके करना चाहिए था। ट्रैवल पे पाबंदी लगाएं, पेट्रोल के कंजम्पशन को, बिजली की कंजम्पशन को बचाएं, 5 डेज ए वीक में शिफ्ट करें अपने आप को। जो आके हमने 6 दिन कर दिया है, गो बैक टू 5 डेज और विद इन 5 डेज में से 1 दिन वर्क फ्रॉम होम करें आप। बिजली बचाएं, पेट्रोल बचाएं। एक दिन में हमारा कंजम्पशन जो पेट्रोल का है वो 34 मिलियन लीटर है, 34 मिलियन। और तकरीबन 30 मिलियन लीटर के करीब हम डीजल इंपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं पर डे। तो बचाएं इसको। ये कहते हैं हमें वक्त दें, हम तो आए हुए 6 हफ्ते हुए। मैं बोलता रहूंगा, लोग सुनते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे कान से, किसी के कान पे जू नहीं लगेगा। फिर आप यही प्रोग्राम करेंगे, फिर मुझसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, फिर मैं यही कहूंगा। ये सिलसिला चलता रहेगा इसी तरीके से। अब आप मायूस हो गए, हम पुरुमीद नहीं है? क्या कह सकता हूँ, जब 4 साल से एक चीज को चीख कर मैं बताता रहा अपने तजुर्बे से कि खुदा के वास्ते ना जाओ ना जाओ ना जाओ, बर्बाद हो जाओगे, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब जब चले गए हैं तो आगे पीछे फिर होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जकड़ लिया है आपको। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सितंबर के बाद आपको और ऐसा जकड़ेंगे कि आपको निकलने नहीं देंगे IMF से। आप कहेंगे यार 3 साल के लिए मजीद IMF प्रोग्राम में हमें रहना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। 90 की दिहाई को इशरत हुसैन साहब ने कहा था लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान, और पूरी 90 के दिहाई में हम यही IMF पे जाते थे, निकल आते थे, जाते थे निकल आते थे। पूरा एक दिहाई हमने लूज किया। 2008 से 18 के जो दिहाई गुजरी है उसको मैं कहता हूं लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान, और यही IMF का प्रोग्राम था उस डिकेड में। कैन वी अफोर्ड येट अनदर लॉस्ट डिकेड? ये सवाल करना चाहता हूं आपसे कि जो कौम अपनी जिंदगी के 75 साल में 20 साल जाया कर दे और अगले 10 साल भी जाया करने के पे तुला हुआ हो, तो क्या करेंगे आप? उस कौम से मायूसी आपको नहीं होगी कि जब एक शख्स आपको बता रहा है कि यार खुदा के वास्ते अपने घर को खुद ठीक करो, कोई बाहर से आके आपके घर को ठीक नहीं करेगा, अपने घर को खुद ठीक करो, लर्न टू लिव विदाउट IMF। लेकिन हम भी बसिद हैं कि नहीं, मुंह को लगी हुई है, इसलिए हमने IMF से जान नहीं छोड़ा दी। हमने डॉक्टर अशफाक बड़ी दर्दमंदी से हमेशा कहते रहे कर दिया है। तीसरा डिकेड भी जो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, इसको भी लूज करेंगे और फिर कहेंगे पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता। बस अपनी जिंदगी के 70-75 साल में 30 साल आप जाया कर दें और फिर कहेंगे जी हम तरक्की नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब हमारे बड़े दर्दमंदी से जिक्र कर रहे थे, पहली गवर्नमेंट से भी कहा, अभी फिर कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अशफाक हुसैन साहब जैसे डॉक्टर साहब जैसे लोगों की ज़रा कमी सुनी जाती है, इसीलिए आज वो कह रहे हैं ना कि मुल्क कहाँ पर पहुँच गया है। अभी भी वक्त है, देखें शायद ये सुनते हैं या नहीं। मैं डॉक्टर साहब हमेशा मेरे लिए वक्त निकालते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। जी
ईटीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ साबिक चेयरमैन सेनेट, मुमताज़ माहिर कानून और पाकिस्तान की सियासत के तमाम सर्द व गर्म हमारे मोहतरम वसीम सज्जाद साहब ने पिछली 4-5 दहाई में देखे होंगे। बड़ा आपने वक्त निकाला, बड़ी आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, हमेशा करम नवाजी करते हैं। वसीम सज्जाद साहब, अगर मैं बहुत ही स्पेसिफिक पूछूँ, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सियासी मंजरनामे को आप किस तरह देख रहे हैं? 2 वोटों पर ये गवर्नमेंट खड़ी है, 174, 140 लोग असम्बली से बाहर हैं, और उस पॉलिटिकल क्राइसिस के सबब सूरत हाल ये है कि कभी कह रहे थे कि हमारे पास पैसे, मईशत का ये हाल है कि जहर खाने को पैसे नहीं, सब्सिडी पे चल रहे हैं। तो ये आइनी बहरान, सियासी बहरान, माशी बहरान कितना खौफनाक, कितना संगीन है, आप तो तमाम पास में देख चुके हैं वसीम सज्जाद साहब। जी, ये आपने सही तज्जिया किया है। इस वक्त एक तो सियासी बहरान है, आइनी बहरान है, और उसके बाद फिर मुआशी बहरान है। जहाँ तक आइनी पेचीदियाँ हैं या सियासी मुश्किलात हैं, उसमें जो वफाक की लेवल पे हालात हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं उससे जो कि पंजाब की लेवल पे हैं। वफाक की लेवल पे इस वक्त जो हुकूमत है उसको सिर्फ कोई 2 वोटों की बरतरी हासिल है, और ये एक कोalition है जिसमें बहुत सी पार्टीज शामिल हैं। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो सदर हैं वो या न्यूट्रल हैं या उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो वो किसी वक्त भी वज़ीर आज़म को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, जिस सूरत में उन्हें एक मेजॉरिटी साबित करनी होगी, यानी उन्हें लाने होंगे 172 वोट जो कि असेंबली की मेजॉरिटी बनती है। तो चूँकि ये कोalition है और हम देख रहे हैं कि कोalition के दरमियान बहुत सी चीज़ों पे इख्तिलाफ सामने आ रहा है कि भी इलेक्शन कब होंगे। इसमें कुछ पार्टीज़ हैं जो ये कह रही हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाए, हमारे लिए बेहतर है। कुछ पार्टीज चाह रही हैं कि जी ज़रा ताख़ीर से हो, क्योंकि फौरी तौर पे हमने जो ज़िम्मेदारी संभाली है और जिसकी वजह से महंगाई भी होगी, मुश्किलात होंगी लोगों के लिए, तो वो थोड़ा अरसा गुजर जाए तो हम उसको किसी तरीके से हैंडल कर लें। तो एक तो ये सूरत हाल है फेडरल लेवल पे। जहाँ तक पंजाब की सूरत हाल है, वहाँ पे एक कानूनी जो मसला पैदा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है कि जो वहाँ पे वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं उनको 197 वोट मिले हैं, वहाँ पे ज़रूरत है 186 वोट की, यानी उनको 11 वोट ज़्यादा मिले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि जिन मेंबरान ने इन्हिराफ किया है उनके वोट को काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर वो निकाल दें तो उनकी जो अक्सरियत है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये मामला हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करता है वो आइंदा चंद दिनों में आ जाएगा, और अगर ये फैसला होता है कि वो वोट निकाल दिए जाएं तो एक बहुत बड़ा एक आइनी और सियासी बहरान वहाँ पे आ जाएगा। एक चीज़ जो मेरे ख्याल में वहाँ की हुकूमत के लिए बेहतर होगी है वो ये है कि सदर पाकिस्तान ने वहाँ पे गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट कर दी है, वो गवर्नर जो PMLN ने जिनकी नामजदगी की थी, उससे कम से कम ये नहीं होगा कि गवर्नर उनको कहेंगे कि ये अपनी अक्सरियत साबित करें। अब वो अगर उनके 186 से कम भी बनते हैं तो गवर्नर शायद उनको नहीं कहेंगे, उनको वोट लेना पड़ेगा अगर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आ जाता है। तो ये एक मामला हल हो गया है गवर्नर का, लेकिन जो मामलात पेचीदगी हैं वो अभी कायम है। एक ज्यादा संगीन मसला वसीम सज्जाद साहब, ज्यादा संगीन मामला है वो हमारी मईशत का है। आप देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में 60 रुपए का 8 साल रहा, उसके बाद बढ़ता रहा। PMLN हुकूमत की दौरान ये कोई 115 पे चला गया था। अब वो जब हुकूमत गई है तो 189-90 पे था, अब वो 200 क्रॉस कर गया है, और पिछली हाल ही दिनों में वो थोड़ा सा वापस आया है। लेकिन इम्कान और लोगों का जो ख्याल है वो यही है कि अभी वो काबू में नहीं आ रहा, और उसकी वजह ये है कि हमारी जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स पूरी नहीं हैं, और जो कर्ज़े हमने देने हैं वो भी बहुत बोझ है, बेशुमार कर्ज़े हमने वापस करने हैं।
तो IMF का प्रोग्राम जब अगर मिल जाता है उससे थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि उससे एक तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, दूसरे ममालिक हैं यानी सऊदी अरब है, चीन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो भी शायद थोड़ा सा वो मदद करें माशी लिहाज से, और उनके साथ ताल्लुक होगा IMF के प्रोग्राम के साथ। लेकिन वसीम सज्जाद साहब ज़्यादा और सबसे बड़ा फिर इसका जो असरात आते हैं वो अवाम पे आते हैं। अवाम में बेचैनी बढ़ेगी, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है उसमें इजाफा होगा, तनख्वाहें उनकी जो सरकारी जो मुलाजिम हैं या तनख्वाहदार तबका है या आम दिहाड़ीदार है वो 20-25 हज़ार 30 हज़ार ये उनकी तनख्वाह होती है। वसीम सज्जाद साहब अगर आप इजाज़त दें, और जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, वसीम सज्जाद साहब, ऑयल, चाय, बहुत सी चीज़ें जो बाहर से आती हैं वो कीमतें बढ़ेंगी और उसका असर सारे पाकिस्तान की कीमतों पे होगा। ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, रेल महंगी हो जाएगी, और जब ये चीज़ें महंगी होंगी तो हर एक चीज़ जो है आप जो इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी। वसीम सज्जाद साहब, गरीब आदमी पिस जाएगा। क्या करेगा? हुकूमत के लिए बहुत बड़ी दीवारें हैं रास्ते में जो उनको मसाइल हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं ब्रेक की तरफ आता हूँ। वसीम सज्जाद साहब हमारे साथ हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। साबिक चेयरमैन सेनेट मुमताज़ माहिर क़ानून बड़े तफसील से हमारे मोहतरम वसीम सज्जाद साहब बता रहे थे कि जो आइनी सियासी बहरान और उसके जो मईशत पर असर पड़ रहा है। वसीम सज्जाद साहब, अगर मैं बहुत ही स्पेसिफिक आपसे पूछूँ कि एक तो ये खिलाड़ी सदर हैं, ये तारड़ की तरह शायद साथ ना दें या और माजी के, और ये कहते हैं बजट के हम अगस्त यानी 1.5 साल तक पूरे करेंगे। अब आप क्या अगर वकील होते इमरान खान साहब के, और जलसों जुलूसों से हमने हुकूमतें जाती भी नहीं देखी बगैर इस्टेब्लिशमेंट, पहले तो नेकेड फॉर्म में फौजी आ जाती थी, तो ये जो क्राइसिस है इसका क्या हल होगा? इस तरह सूरत हाल कब तक चलती रहेगी? सियासत की वजह से मईशत के रास्ते 130 अरकान असम्बली से बाहर, ज़िमनी इलेक्शन हुए तब मुश्किल, कप्तान खिलाड़ी, तो क्या ये फौरी हल नहीं कि ये नया इलेक्शन लें? क्योंकि ये मैंडेट शहबाज शरीफ साहब का तो नहीं है जो उन्हें मिला है 2 वोटों से, ये तो मांगे तांगे का है ना, बाप का, MQM का, बुकटी का, मैंगल का, मुनरिफ का। तो क्या इन्हें नया मैंडेट लेना नहीं चाहिए? 1.5 साल तक कैसे इस मैंडेट के साथ ये चलेंगे? देखिए जी, बेहतर तो यही है कि इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के नतीजे में, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक मुस्तहकम हुकूमत आ जाए, क्योंकि पिछली हुकूमत भी जो थी वो आप जानते हैं कि उसकी मेजॉरिटी नहीं थी और उसको कोalitions पे गुजारा करना पड़ा, जिसकी वजह से हुकूमत कमज़ोर भी हो जाती है और वो अनस्टेबल भी होती है, और वो जो हालात पिछली हुकूमत के साथ हुए वो दोबारा भी हो सकते हैं। अब मुश्किल ये है जी कि ये तो हमारी ख्वाहिश है और हल भी नज़र आता है, लेकिन हर पार्टी का अपना मफाद होता है। कुछ पार्टी जो हैं वो चाहती हैं कि जी हम पहले कुछ अपने हालात सीधे कर लें, मसलन जितनी देर होगी, नज़र आ रहा है कि जितनी देर होगी तो जो इस वक्त हुकूमत है जो जिम्मेदारी होगी वो उस पर डाली जाएगी, महंगाई की जिम्मेदारी भी उस पर होगी, बेरोज़गारी की भी उस पर होगी, और शायद लोग भूल जाएंगे कि इमरान खान साहब के ज़माने में महंगाई थी और बेरोज़गारी थी। तो जितना अरसा चलेगा ये हुकूमत पे एक बोझ बढ़ता जाएगा। ये हो सकता है कि इनकी ख्वाहिश हो कि हम कुछ सख्त फैसले करके इलेक्शन के करीब कुछ अवाम को रिलीफ दे देंगे, लेकिन हमारी मईशत और हालात सियासी ऐसे हैं कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, ये इजाज़त नहीं देते हालात के कुछ रिलीफ दे सके। तो लिहाजा जो कोलिशंस हैं उनकी हर एक की अपना इंटरेस्ट है और नज़र नहीं आता कि कोई कंसेंसस डेवलप हो। मेरा अंदाज़ा ये है कि कोई साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में इलेक्शन
इलेक्शन होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, लेकिन फौरी तौर पे चूँकि उन्होंने ये कीमतें बढ़ाने का और IMF प्रोग्राम के मुताबिक चलने का फैसला किया है, तो फौरी तौर पे मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आता। ये कुछ 5, 6, 8 महीने के बाद ही ये इलेक्शन के बाद की तरफ जाएंगे। तो ये जो जद्दोजहद और ये इमरान खान साहब के जो 126 अरकान हैं, इन्हें पार्लियामेंट के अंदर रहकर बाहर जद्दोजहद करना चाहिए, या उन्होंने अगर ये स्टैंड ले लिया है और शायद वो पीछे ना हटें तो ये उनके फ़ायदे में होगा या नुकसान में? देखें जी, बेहतर तो यही था कि ये पार्लियामेंट के अंदर रहते, अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान करते रहते और जो कानून साजी है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते। अब हुकूमत के लिए एक बड़ा आसान सा रास्ता है, वो जिस तरह के कवानीन पास करना चाहें वो पास कर रहे हैं। नैब को भी उन्होंने मर्ज़ी के मुताबिक तरमीम कर दी हैं, दूसरे जो कवानीन हैं इलेक्शन के बारे में उसमें भी मर्ज़ी के मुताबिक कर दी हैं और इनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरा ये है कि अगर 8-10 महीने एक पार्टी पार्लियामेंट से बाहर रहती है तो मेरा ख्याल उसका सियासत से एक राब्ता बहुत हद तक कट जाता है, जो उसके लिए नुकसानदेह हो जाता है। दूसरी बात यह है जी कि हमारे आइन के मुताबिक जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है वो अपोजिशन के कंसल्टेशन से बनती है। अब चूंकि ये पार्लियामेंट में नहीं है, आइंदा जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी पंजाब में और यहाँ पे सेंटर में, तो उसमें शायद इनकी कंट्रीब्यूशन ना हो सके, तो वो भी एक नुकसानदेह होगा कि हो सकता है कोई ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट बन जाए जो इनके मफाद में ना हो या ये ना चाहते हो। तो पार्लियामेंट के अंदर रह के ये ज़्यादा अपना इख्तियार, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर रह के मेरे ख्याल में इनके फ़ायदे में नहीं होगा। वसीम सज्जाद साहब, बड़ी आपने मेरे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मैंने कहा ना, जिस पाए के वकील हैं जो मशवरा दे रहे थे हुकूमत के साथ साथ इमरान खान साहब यानी PTI की क़यादत को, देखते हैं वो काबिल गौर समझते हैं या नहीं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।